Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are discuss research aptitude टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हमारे बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द सैम्पल ड्रॉन डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ कॉल्ड। पैरामीटर के साथ हमेशा पॉपुलेशन आएगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, पैरामीटर के साथ कौन आता है? पॉपुलेशन। और स्टैटिक्स के साथ कौन आता है? सैंपल के साथ कौन आता है? सैंपल। क्वेश्चन आते हैं, हमें पॉपुलेशन को पैरामीटर कहेंगे, पैरामीटर एज ए पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? आंसर आएगा सैंपल। इसमें हमें कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की, इसके लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कॉरिलेशन। नेगेटिव कॉरिलेशन और पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन सा सही है। नेगेटिव का मीन्स एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, वो होता है नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रही है या दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ हो रही है, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कॉरिलेशन। क्वेश्चन अधिकतर आते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन या पॉजिटिव कॉरिलेशन के, इसलिए मैंने दोनों बता दी। अभी आप ऑप्शन देखेंगे, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, पुअर इंटेलिजेंट मीन्स पुअर अचीवमेंट, कॉपरेशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, पुअर वर्किंग कंडीशन रिटेट आउटपुट। पहले पॉइंट में देखो, इंक्रीज और शॉर्टेज मीन्स एक साइड इंक्रीज हो रही है, दूसरी साइड शॉर्टेज हो रही है, सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अनदर नेम क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहा जाता है, सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। A help those interested in further research and study the problem from another angle। वो पर्सन बिब्लियोग्राफी हम देते हैं कि जिसने रिसर्च करनी है, फर्दर मीन्स इन फ्यूचर में जाके उसको मतलब सेम सैम्पल ऐसे ही हो, उसके अनदर एंगल से कोई हमने प्रॉब्लम दी, उसको अनदर एंगल से ले लिया, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, हर कोई वैक्सीनेशन तैयार कर रहा है, हर टेस्टिंग कर रहा है कि इसका कैसे ख़त्म करें। अब हर कोई अनदर एंगल ले रहा है, तो जो रिसर्च कर रहे हैं थोड़ी सी बिब्लियोग्राफी दे देते हैं, फिर अनदर पर्सन उससे स्टार्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या है? मेक द रिपोर्ट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही होनी चाहिए कि जो उनको रिज़ल्ट आया ना, उसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक वे में देनी चाहिए, सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The review of related study is important for understanding a research। रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों हम बार बार रिव्यू करते हैं कि हमें कहीं ये रिसर्च हुई तो नहीं हुई, कहीं हमारी रिपीटेशन तो नहीं हो रही। अंडरस्टैंडिंग द गैप में अंडरस्टैंड करना, इट हेल्प द रिसर्चर नॉट टू ड्रा आइलॉजिकल कंक्लूजन। कहीं हम वो रिसर्च उठा लें जहाँ जिसका कोई कंक्लूजन ना हो, इसके लिए हम रिव्यू करते हैं, सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग द सोशल स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन इज ए रिसर्चर कंक्लूडेड दैट मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड। सो उसका कंक्लूजन क्या होगा? हमें सोशल स्टेटस पॉपुलेशन रिसर्च से कंक्लूड करनी है, उसकी सोशली बैकग्राउंड है या नहीं है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। रिसर्चर का हमारा सोशली बैकग्राउंड के साथ कोई लिंक नहीं है, सो आंसर इज सी, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू आर्गूमेंट द एक्यूरेंसी ऑफ द रिसर्चर
स्टडी ए रिसर्चर क्या होना चाहिए? शुड इंक्रीज द साइज ऑफ सैम्पल, इंक्रीज सैम्पल का साइज़ इंक्रीज। हम कहें 1000 पीपल हैं, हम 10% का सैम्पल लेके उस पर ही हम एक रिपोर्ट तैयार कर दें। हमेशा उस अकॉर्डिंग एक्यूरेट होना चाहिए। 100 में से 10 तो फिर भी मतलब होंगे सही। अब 10,000 में आप सिर्फ 10 सैम्पल ले रहे हो, इसलिए कह रहे हैं शुड इंक्रीज द साइज ऑफ सैम्पल। शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबेस्ड। अनबेस्ड मतलब किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। शुड कीप द वेरिएंस हाई, उसका वेरिएंस हाई होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। अब हम पहले बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की। प्राइमरी होती है हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी होती है हम किसी से लेते हैं डाटा। जैसे किसी ने पहले रिसर्च की थी, हमारी रिसर्च उसके साथ ही मैच कर रही है, हमने उसको कहा कि हमें हमारा डाटा चाहिए बट हम अपनी रिसर्च करेंगे, बट उसने तो खुद नहीं लिया ना, खुद तो नहीं वो सैंपल लिया, सोर्स लिया डाटा का, इसलिए वो सेकेंडरी होगी। प्राइमरी मीन्स हम पर्सनल रिकॉर्ड देखेंगे, लेटर्स देखेंगे, डायरीज देखेंगे, सब कुछ अपने आप करेंगे। ऑफिशियली रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व बाय सोशल रिलीजन्स, मतलब जैसे भी आप करना चाहते हैं वो खुद आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है। सो डी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A researcher wants to study the future of the Congress in India. For the study, which tool is more appropriate? हम क्या करना चाहते हैं? इसमें रिसर्चर वांट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में कैसे कांग्रेस की है, कैसे चलेगी कांग्रेस, उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है आजकल जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर, आता है ना कि मोदी सरकार में आपको सेटिस्फाइड हो, मोदी से आप सेटिस्फाइड हो, आगे आप मोदी सरकार चाहते हो या आप राहुल की सरकार चाहते हो, ऐसे समथिंग आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चनरी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चनरी इज़ राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन देख लो। क्वेश्चनरी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर स्टडिंग सच प्रॉब्लम बिकॉज ए लार्ज सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कवर्ड इन शॉर्ट पीरियड बाय मेलिंग इट द रिस्पॉन्स। हम मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इसके लिए शॉर्ट पीरियड में ही काफ़ी सारे आंसर आने हमें स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टार्टेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपोथेसिस कभी भी जनरल टर्म से स्टार्ट नहीं होती, ये आपको एक याद रखना है। अक्सर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हाइपोथेसिस किससे स्टार्ट नहीं होती? जनरल टर्म। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी स्टैक वेल। कब स्टैक करती है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी? वैलिडिटी हमें वैलिड, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम एक रिसर्च को, एक पर्सन का टेस्ट ले रहे हैं, जैसे एक टीचर स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है, उसके आए 8 मार्क्स, 10 में से 8 मार्क्स आए। उसने 1 वीक के आफ्टर एक और टेस्ट लिया, उसके आए 9 मार्क्स, फिर 2 वीक के बाद लेते हैं, फिर 7 मार्क्स आते हैं। मतलब अप्रोप्रिएट एवरेज निकाली जाए, वो बच्चा क्या है? इंटेलिजेंट है, कि मतलब उसके 7 to 9 ही लाइज कर रहे हैं। ये हो कि पहली बार टेस्ट लिया 5 आ रहे हैं, दूसरी बार लिया 10, तीसरी बार लिया 1, मतलब वो चीज़ रिलायबल नहीं है। इसलिए इसके पॉइंट्स रीड करते हैं। ऑथर हु इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ बेस्ड होनी चाहिए, इनकम्पिटेंट होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट। कहते हैं स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें जो पॉइंट है कि इनकम्प्लीट होनी चाहिए हमारी जो रिसर्च है, नहीं ना,
इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ व्हाट इट इज़ अक्रेंस के बहुत टाइम बाद, एक्सीडेंट के काफ़ी टाइम बाद, 4-5 साल बाद कहते कि ऐसे हुआ था। एक्सीडेंट तो ऑन द स्पॉट ही हमें बताते हैं ना। रिसर्च हिमसेल्फ इज़ नॉट कंप्लीट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल, रिसर्चर खुद ही नहीं लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच रहा, हमें क्या बताएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीइंग वेरी बिग रैली इट वाज रिपोर्टेड दैट जीडी विल विन द इलेक्शन, द कंक्लूजन वाज, हमने देखा कि बिग रैली है, हमारा बहुत बड़ी रैली जा रही है और जीडी के विन होने के क्या है, कौन से चांसेस। ऐसे जो रिसर्च सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर डूइंग ए एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा, रिसर्चर मस्ट वेरीफाई, रिसर्चर को क्या है वेरीफाई करना पड़ेगा, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ ऑथर, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग दोनों ऑथर के चेक होते हैं। द पेपर एंड लिंक यूज इन दैट पीरियड व्हाट इज़ अंडर स्टडी, जो पेपर लिंक यूज़ किया है वो स्टडी के अंदर है कि नहीं है। स्टाइल ऑफ पोज राइटिंग ऑफ दैट पीरियड, जो उस समय पीरियड में चल रहा था वो सही थी कि नहीं सही थी, इसलिए हम सब भी चेक करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वे स्टडी एम, सर्वे स्टडी का क्यों एम है, नोइंग फैक्ट अबाउट द टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटमेंट विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इम्प्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सर्वे स्टडी का ये पर्पज़ नहीं है। क्रिटिसाइज कर सकता है, कंपेयरिंग कर सकता है, नो कर सकता, कुछ फैक्ट की नॉलेज ले सकता है। 1 2 3 तीनों ठीक है, बट ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 years old child are taller than 7 years old one, it is a sample of, जो 9 साल का बच्चा है वो 7 साल के बच्चे से बड़ा है, ये कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल कौन सा होता है, जो शॉर्ट पीरियड में हम अभी बता सकते हैं, जैसे हमारे सामने 2 बच्चे खड़े हैं, उनमें से कंपैरिजन करके ऑन द स्पॉट ही हम आंसर कर सकते हैं ये बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है, ऑन द स्पॉट जो आंसर हो जाए वो क्रॉस सेक्शनल है, जिसको हम टाइम पीरियड मतलब 10 ईयर 20 ईयर्स 30 ईयर्स डालते हैं वो लॉन्गिट्यूडल है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी population of various ages, sex and religious is taken and their attributes are collected, then which attribute is common to a particular group is to identify the average in the attribute. Next question, historical research is different for experimental research, क्यों होती है हिस्टोरिकल मीन्स पास्ट की हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें रिप्लिकेशन होती है। यस, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, दोनों के फॉर्मुलेटेड करने का दोनों का अलग अलग तरीका है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है, जो उसमें हिस्टोरिकल में होती है हम उसका पास्ट लेके चलते हैं, और जो इसमें एक्सपेरिमेंटल में होते हैं वो लैब में हम करंटली करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। Question number 17 is research problem is feasible only when, research problem feasible कब होगी, it is researchable means again सर्च की हुई, it is new and add something no knowledge, हम कुछ ऐड करते हैं, it has utility and relevance कि उसके साथ की मिलती जुलती हो, मतलब उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दे। सो आंसर डी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल राइटिंग रिसर्चर जब रिसर्चर रिपोर्ट लिखता है उसको क्या क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट यूज़ द न्यूमेरिकल फिगर इन नंबर्स इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस, उसको स्टार्टिंग में ही नंबर्स नहीं लिखने चाहिए सेंटेंसेस में,
must arrange in its logical, topical एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस ऑर्डर में ही उसको लॉजिकली पहले लिखना चाहिए, फिर उसके टॉपिक्स लिखने चाहिए, फिर उसको एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विद दोज ऑफ द अदर स्टडी, जो अदर स्टडी करते हैं उसके साथ कंपेरिजन। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया from 1950 to 1990 is 4 times the study is। इसमें 1950 से ना 1990 तक, 1950 में एक बार चेक हुआ, फिर 1960 में, फिर 70 में, ऐसे करके ना उन्होंने कितनी बार चेक किया? 4 टाइम्स। इसलिए ये क्या हुआ, 10 ईयर्स का लॉन्ग गैप आ गया ना। जब पीरियड बहुत हाई होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, उसका आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल, विच मेथड ऑफ कंट्रोलिंग विद यू अडॉप्ट। लार्ज मतलब बहुत बड़ा सैंपल है। अब हमें मतलब 20,000 30,000 सैंपल मिला है। अब हम ये थोड़ी करेंगे कि हर बंदे के पास जाएंगे। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करते रहेंगे और उसका सैंपल लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो सैंपल भी लिया जाएगा और हमारा जो हर पर्सन के पास जाना क्या पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए रैंडमाइजेशन इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, ए गुड हाइपोथेसिस कौन सी होती है? precise, specific and consistent with most known fact, formulated in such a way that can be tested by the data of limited scope and should not have global significance। गुड हाइपोथेसिस होती है कि उसका लिमिटेड स्कोप होता है, फॉर्मेटेड इन सच ए वे, जहाँ पे टेस्ट हुआ है डाटा वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये ना हो हमने हाइपोथेसिस ली कि जो चीज़ पॉसिबल ही ना, उसकी कभी हाइपोथेसिस मीन्स एक अजम्पशन, हम अज्यूम करते हैं कोई चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ नहीं भी हो सकती। ठीक है, सो आंसर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल कोर्सेज नॉन सैम्पलिंग एक्सेप्ट। ऑल कोर्सेज नॉन सैम्पलिंग किसके? इन एडुकेट से। इन एडुकेट मीन्स वो सैंपल सही ना, उस पर हम कभी भी सैम्पलिंग नहीं कर सकते। 23, एनी ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट। जिस पे ऑब्जर्वेशन जो है रिसर्च कर रहा है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किस पे? जिस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं रिसर्च को, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, जो रिसर्च में इंक्लूड ही नहीं है। लाइक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैं किसी रिसर्च का पार्ट नहीं हूँ, रिसर्च में इंक्लूड नहीं हूँ, मैं कहूँगी हाँ मुझे अपनी रिसर्च बता दे, वो अपनी रिसर्च क्यों बताएगा नॉन पार्टिसिपेंट को? इसलिए करेक्ट आंसर इज़ नॉन पार्टिसिपेंट। ए टू-वे सिमेट्रिक कन्वर्सेशन बिटवीन इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट। टू-वे सिमेट्रिक कन्वर्सेशन मीन्स एक मैं हूँ, एक आप हो, ठीक है, टू-वे कन्वर्सेशन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट, ये क्या होता है? एक इंटरव्यू होता है। सो करेक्ट आंसर इज इंटरव्यू। 25th क्वेश्चन, इंटरव्यू विद द डिटेल स्टैंडर्ड। डिटेल स्टैंडर्ड शेड्यूल है एक, मतलब कि हमें पता है कि हमारे जब वो इंटरव्यू के पास कोई इंटरव्यूअर आ रहा है ना, उसको पता है कि ये क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके लिए सेट किए गए एक स्ट्रक्चर वे में इंटरव्यू होता है। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चर इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मीन्स बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ द सैंपल साइज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज नोन एज। सैंपल की बात की है ना, सैंपल के साथ क्या आएगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही याद रखना है, सैंपल के साथ सैम्पलिंग और पैरामीटर के साथ पॉपुलेशन।
Next question. When the question are present to the respondent to in a face-to-face situation and interview fill out the query rather than the subject it is known. मीन्स एक शेड्यूल बनाया है कि उसने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसको पता है कि ये शेड्यूल में है, मैंने इतने बजे लेना है, इतने बजे ये करना है, ये क्वेश्चन पहला होना है, ये, इसलिए आंसर इज शेड्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन इज सिमिलर टू. थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन आइडेंटिकल एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करती है. किस पे? सिमिलर किसके है? आइडेंटिकल एलिमेंट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग मेजर ऑफ वैलिडिटी इन ए सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या है कि अरेंज करना है सीक्वेंस को वेरिएबिलिटी के. पहला स्टैंडर्ड डिवीजन है, रेंज है, क्वार्टाइल डिवीज़न है, एवरेज डिवीज़न. कॉमर्स में ये एक टॉपिक ही आता है कि हम क्या करते हैं पहले, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको ये याद रखना पड़ता है. कॉमर्स वाले बच्चों को तो ये टिप्स पे होता है. हम पहले रेंज फाइंड करते हैं, फिर हम क्वार्टाइल डिवीजन, फिर हम एवरेज डिवीजन फाइंड करते हैं, फिर क्वार्टाइल डिवीज़न, फिर स्टैंडर्ड डिवीज़न. ठीक है, उनके लिए तो ये इजी था, बट जो नॉन कॉमर्स है पहले याद रखना रेंज आएगी. रेंज सबसे छोटी है और स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे बड़ा है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट कैटेगराइज एज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. नॉन कैटेगराइज है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में, जो हम उसकी कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं. मतलब हम सिलेक्टेड करते हैं पर्टिकुलर, मतलब इसमें से भी ले लिया, वो हम कई बार कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाते. उसके लिए हम कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं? कोटा सैम्पलिंग. कौन सी सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग. एग्ज़ाम नियर होने के कारण मैं सिर्फ MCQs बेस करा रही हूँ. फर्दर हम इसके सारे डिटेल कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे. अगर आप चाहते हो ICT की बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, तो प्लीज़ कमेंट में येस मैम लिख देना. आई विल डेफिनेटली डू इट. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.